तो क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सदियों से पता नहीं कब से पूछते आ रहे हैं। और जानते हैं, ये सवाल ना बिल्कुल एक बच्चे के मन जैसा है, सीधा, गहरा। और इसी एक सवाल ने न जाने कितने विचारकों, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को प्रेरित किया है। और आज हम एक ऐसे ही वैज्ञानिक की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने इस सवाल को सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की वैज्ञानिक खोज बना दिया। नाम है खगोलशास्त्री फ्रैंक ड्रेक। उनकी कहानी कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण सा सवाल विज्ञान के सबसे बड़े मिशन में से एक की वजह बन सकता है। तो ये कहानी किसी जटिल फॉर्मूले से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली काम से, सुनने से। सोचिए जरा, ब्रह्मांड के इस अथाह सन्नाटे में किसी आवाज को, किसी सिग्नल को सुनने की कोशिश। फ्रैंक ड्रेक की ये जो जिज्ञासा थी ना, एलियन जीवन को लेकर, ये कोई बड़ी उम्र में नहीं आई, बल्कि बचपन से ही थी। और फिर उनकी पढ़ाई, उनका शुरुआती करियर, हर एक पल, हर एक पड़ाव उन्हें बस एक ही तरफ धकेल रहा था कि वो एक रेडियो एंटीना सितारों की तरफ करें और बस एक जवाब की उम्मीद में इंतजार करें। और कमाल की बात तो ये है कि अवलोकन के पहले ही दिन टीम को एक मजबूत, धड़कता हुआ सिग्नल मिला। आप सोच सकते हैं उस कमरे में कैसा उत्साह रहा होगा। लगा कि मिल गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक गुप्त सैन्य जैमिंग सिस्टम का सिग्नल था, एक झूठी उम्मीद। पर जानते हैं क्या हुआ? इस झूठी उम्मीद ने हार नहीं मनवाई, बल्कि खोज की आग को और तेज कर दिया। तो प्रोजेक्ट ओज़मा के करीब 1 साल बाद ड्रेक को जीवन की खोज पर एक सम्मेलन आयोजित करने को कहा गया। अब इतने बड़े विषय पर बातचीत को एक संरचना देने के लिए, एक ढांचा देने के लिए उन्होंने विज्ञान के सबसे प्रसिद्ध समीकरणों में से एक बना डाला। ड्रेक समीकरण की खूबसूरती इसका जवाब देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी खूबसूरती है सवाल पूछने के तरीके में। ये एक बहुत बड़े, विशाल रहस्य को छोटे-छोटे, समझने लायक टुकड़ों में तोड़ देता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि हमें आखिर खोजना शुरू कहाँ से करना है। तो शुरुआत होती है ब्रह्मांड के कच्चे माल से, तारे। ये समीकरण सबसे पहले हमें ये सोचने को कहता है कि भाई, हमारी आकाशगंगा में हर साल कितने नए तारे बन रहे हैं, क्योंकि यही तो हैं जीवन के लिए संभावित घर। ठीक है, तारे तो बन रहे हैं, पर उनमें से कितनों के पास ग्रह हैं? एक जमाने में ये सिर्फ अंदाजा था, पर आज हम जानते हैं कि ग्रह तो बहुत ही आम है। आखिर टिकने के लिए एक दुनिया के बिना जीवन पनपेगा कहां? लेकिन हर ग्रह रहने लायक तो नहीं होता है ना। तो ये समीकरण उन ग्रहों पर ध्यान केंद्रित करता है जो गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। मतलब वो आदर्श स्थान जहां ना तो बहुत गर्मी हो, ना बहुत ठंड, ताकि तरल पानी मौजूद रह सके। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं, खगोल विज्ञान से जीव विज्ञान की तरफ। उन सभी सही परिस्थितियों वाले ग्रहों में से कितनों पर जीवन की वो चिंगारी सच में जल उठती है। सच कहूं तो ये सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। पर बात यही खत्म नहीं होती। समीकरण और आगे जाता है और पूछता है कि उस जीवन का कितना हिस्सा बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए विकसित होता है। क्योंकि सिर्फ अस्तित्व में होना एक बात है और ब्रह्मांड पर विचार कर पाना बिल्कुल दूसरी। सिर्फ बुद्धिमत्ता भी काफी नहीं है हमें उन्हें ढूंढने के लिए। तो अगला चर्या सोचता है कि उन बुद्धिमान सभ्यताओं में से कितनी ऐसी तकनीक विकसित करती हैं जिनके संकेतों को हम इस विशाल अंतरिक्ष में पहचान सकें, जैसे कि रेडियो तरंगे जो हम खुद भेजते हैं। और आखिर में शायद सबसे जरूरी सवाल, एक संवाद करने वाली सभ्यता कितने समय तक पता लगाने योग्य रहती है? क्या वो बहुत लंबे समय तक टिकती हैं या फिर जल्दी ही खुद को खत्म कर लेती हैं? देखिए, ये समीकरण एक जीवित उपकरण है। जैसे जैसे हमारा खगोलीय ज्ञान बढ़ रहा है, इन चरों के अनुमान भी बदल रहे हैं। और ये कमाल की बात है, ये दिखाता है कि ये ढांचा आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जो चीजें कभी सिर्फ अनुमान थीं, आज हम उनके कुछ हिस्सों को वास्तविक डेटा से भर रहे हैं। लेकिन ये खोज सिर्फ चुपचाप सुनने के बारे में नहीं थी। नहीं, ये बोलने की भी एक कोशिश बन गई। मानो हम एक ब्रह्मांडीय बोतल में एक संदेश भेज रहे हों। और इसी कोशिश ने मानवता के सबसे महत्वाकांक्षी कला परियोजनाओं में से एक को जन्म दिया। 1977 में ड्रेक, कार्ल सागन और एंड्रू यॉन ने एक टीम का नेतृत्व किया। काम था वॉयेजर अंतरिक्ष यान के लिए एक सर्वश्रेष्ठ संग्रह बनाना, हमारे विज्ञान का, हमारी कला का, हमारी आवाजों का। ये सब एक सोने की परत चढ़े रिकॉर्ड पर डाला गया। ये सितारों के लिए हमारा परिचय पत्र था।
संगीत को इसलिए चुना गया ताकि वो गहरी मानवीय भावनाओं को बयां कर सके, जैसे कि लालसा की भावना, किसी से जुड़ने की चाह, वही चाह जो इस पूरी खोज की वजह है। ये हमारी आत्मा की गूंज थी जो अनंत की यात्रा पर निकली थी। इस रिकॉर्ड पर सबसे व्यक्तिगत, सबसे अंतरंग संदेशों में से एक है एंड्रुएन के मस्तिष्क तरंगों की 1 घंटे की रिकॉर्डिंग। उस वक्त वो पृथ्वी के इतिहास और कार्ल सागन के लिए अपने प्यार के बारे में सोच रही थीं। इस रिकॉर्डिंग ने सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि मानव प्रेम के व्यक्तिगत अनुभव को एनकोड किया। ये शायद इंसानियत का भेजा हुआ सबसे व्यक्तिगत संदेश है। पर एक मिनट, क्या हो अगर सेटी का असली मूल्य एलियंस को खोजने में है ही नहीं? क्या हो अगर इसकी असली कीमत इस बात में है कि ये खोज हमारे बारे में क्या बताती है? ये सोच इस पूरे मिशन का मतलब ही बदल देती है। समाजशास्त्रियों ने सेटी को तकनीकी सहस्राब्दीवाद का एक रूप बताया है, मतलब एक बहुत बड़ी भविष्योन्मुखी कहानी जो हमारी खुद की समझ को आकार देती है। ये एक तरह का तकनीकी आशावाद है। इस नजरिए से देखें तो सेटी एक प्रतिपूरक की तरह काम करता है, एक भव्य कथा जो हमें मतलब, उद्देश्य और आशा देती है, भले ही हम कभी वास्तव में संपर्क बना पाएं या नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये खोज हमें एक साथ मिलकर काम करने की एक वजह देती है। जैसा कि ड्रेक ने खुद कहा था, ये पूरी खोज उन चीजों पर बनी है जो कम से कम एक बार यहीं, इसी धरती पर हो चुकी हैं। जीवन यहां बना, बुद्धिमत्ता यहां विकसित हुई, तकनीक यहां बनी, और यही बात इस ब्रह्मांडीय खोज को एक बहुत ही गहरी मानवीय कहानी बनाती है। तो आखिर में बाहर देखने की ये जो हमारी इतनी बड़ी कोशिश, ये हमें अंदर झांकने पर मजबूर करती है। ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह, हमारे अपने उद्देश्य पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। शायद सबसे बड़ा रहस्य सितारों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छुपा है।